नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। ममता ने जारी किया तृणमूल का घोषणा पत्र, लोक लुभावन वादों से की बंगालियों की नब्ज पकड़ने की कोशिश। विकास मिश्रा ने खोले टीएमसी के राज, ईडी को मिले 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत। ममता ने लिखा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र, सुरक्षा निदेशक को हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग। टीएमसी का शुभेंदु पर पलटवार, कहा नंदीग्राम और हल्दिया दोनों की वोटर लिस्ट में है उनके नाम। और कोरोना को लेकर ममता का केंद्र पर आरोप, कहा मुफ्त वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। रुक करते हैं पहली खबर का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से पार्टी का मैनिफेस्टो सबके सामने रखा। आम वोटर से लेकर तमाम विरोधी दलों की निगाहें ममता बनर्जी की घोषणा पत्र पर टिकी हुई थी। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय पर खासा जोर दिया है, जिसके तहत राज्य की कई जातियों को ओबीसी में शामिल करने की योजना तैयार की गई है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इसमें खासा महत्व दिया गया है। डॉक्टर साहब, ममता का ये मैनिफेस्टो उन्हें जीत दिलाने में किस तरीके से कारगर सिद्ध होगा? देखिए, मैनिफेस्टो से जीत और हार तय नहीं होती है हिंदुस्तान के अंदर में। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो में झूठों की झड़ी लगा देती है जी। कारण क्या है कि ये बेकार का एक एक्सरसाइज है, लेकिन खाना पूर्ति करना है, सारे लोग निकालते हैं। लेकिन इस बार जो ममता बनर्जी ने जो काम किया है वो बंगाल की जनता के लिए किसी शौक से कम नहीं है। वो इसलिए पहली बार ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय का एलिमेंट डाला है। जातिवाद को फैलाने का ये जो पूरा शील्ड जो है, इसको कह सकते हैं कि इसका पूरा सेहरा ममता बनर्जी के पास जाएगा, क्योंकि बंगाल बाकी देश के अलग अलग राज्यों से इस चीज़ को लेकर बिल्कुल अलग थी कि वहाँ जातिगत वोटिंग नहीं होती, वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल ही ना के बराबर है। लेकिन जिस हिसाब से एक बाहरी बिहारी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की वजह से ये जो बिहार यूपी वाली राजनीति जो लेकर ममता बनर्जी आई है, इसको लेकर बंगाल के भद्र लोग इसे लाइक नहीं करने वाले हैं, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि जातिवाद और बंगाल में ये न पहले कभी सुना गया, और अब ममता बनर्जी इसे लेकर के आ रही है, तो इसका रेमिफिकेशन ममता बनर्जी को पहले से समझ लेना चाहिए था जी। तो ममता बंगाल की बेटी होने के नाते बंगालियों की नब्ज पकड़ना जानती हैं, लेकिन 2 मई के बाद ये भी पता चल जाएगा कि बंगाल की जनता ने ममता को कितना पहचाना है। आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में टीएमसी के राज खोले। मंगलवार को उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि कोयला घोटाले में 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत मिले हैं। ईडी के मुताबिक कोयला घोटाले में रिश्वत की राशि में 730 करोड़ रुपए विनय मिश्रा और उसके भाई विकास मिश्रा ने लिए थे। ये प्रभावशाली लोगों के नाम पर ली गई घूस की रकम थी। विकास मिश्रा रिश्वत के पैसों को इधर से उधर पहुंचाने में अहम रोल अदा करता था। डॉक्टर साहब, विकास मिश्रा के इन खुलासों से तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से उलझ कर रह गई है? देखिए, ये जो कोयला घोटाला जो बंगाल के अंदर चल रहा था, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरह काम कर रहा था। इसमें मंत्री, पुलिस अधिकारी, इनफैक्ट बीएसएफ के अधिकारी इसमें शामिल थे। इन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, और जब इसकी तहकीकात चल रही थी तो मालूम चला कि जो आसनसोल से लेकर के वो कुल मिलाकर के 55 के आसपास इस तरह के इलीगल कोल माइंस थे, जहां से ये लोग कोयले को उठाते थे और बांग्लादेश भेजा किया करते थे। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो मालूम चला कि ये सारा तंत्र, क्योंकि ये गाड़ियां, उनके ट्रक्स आसनसोल से या पूरे बंगाल के अलग अलग इलाकों से वो बॉर्डर क्रॉस किया करती थी, और ये सब बिना पुलिस के मिलीभगत तो हो नहीं सकता जी। और जब इन लोगों को पकड़ा गया तो ये मालूम चला कि हर महीने ये पॉलिटिशियंस के पास
150 से 200 करोड़ रुपए हर महीने, मार्क कीजिए, हर महीने 150 से 200 करोड़ रुपए ये पॉलिटिकल मास्टर्स को भेजा करते थे। अब ऑब्वियस बात है कि ये अगर वहाँ पे किसी की सरकार है तो विपक्ष के नेताओं को तो पैसा जा नहीं रहा होगा, ज़रूर ऐसे किसी शख्स के पास जा रहा होगा जो सरकार में दखल रखता है, उसकी साख बनी हुई है। तो इसी के तहत अभिषेक बनर्जी, उनकी साली, उनकी पत्नी, इन सब के ऊपर पूछताछ हुई, गाज गिरी, कई सारे अकाउंट्स मिले। कुछ अकाउंट्स तो बताया जा रहा है कि वो थाईलैंड में है, कुछ लंदन में है, जहां हर महीने 30 लाख के आसपास जो है वो पैसे जो है जमा हो रहे हैं। तो ये पूछताछ अलग चल रही है। लेकिन आज ये जो विकास मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, ये तो अभिषेक बनर्जी के भी बहुत करीब माना जाने वाला शख्स है। इसलिए चुनाव के दौरान इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर इस चुनाव पे पड़ेगा। जी, तो आलम यह है कि चुनाव से ममता को लगने वाला हर झटका पहले झटके से ज्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री के चोटिल होने की घटना में उनके सुरक्षा निदेशक को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। ममता ने पत्र में लिखकर कहा कि बंगाल में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विवेक सहाय को मेरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था और मूवमेंट की भली भांति जानकारी है। मेरी जनसभाओं के स्थान, तारीख, समय और अन्य चीजों से वो अच्छी तरीके से वाकिफ है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो नंदीग्राम में उनके साथ घटना हुई है उससे प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए नहीं है सुरक्षा निदेशक। अब ये फैसला ममता बनर्जी कैसे करेंगी? ममता बनर्जी तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है नहीं जी। 4 रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के पास है। किसका क्या दायित्व है वो कानून में लिखा हुआ है। जिस तरह से ये टीएमसी चलाती हैं उस तरह से तो देश का कानून चलता नहीं है, उनकी मनमर्जी तो चलेगी नहीं। और सस्पेंड इसलिए किया गया है कि ममता बनर्जी Z+ सिक्योरिटी वाली महिला हैं, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। तो मालूम चला कि मौका वारदात के दिन भाई साहब ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ये खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। जो गाड़ी ममता बनर्जी के लिए थे उसमें वो खुद चल रहा था और ममता बनर्जी को कोई आम से स्कॉर्पियो में बिठा दिया था जो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। तो ये चूक मानी जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार तो वही होगा जो इसका इंचार्ज होगा। दूसरी बात, जेट सिक्योरिटी वाले लोगों के आसपास लोग नहीं पहुंचे। अब आप देखिए बहुत सारे मुख्यमंत्री इस देश में मूव करते हैं, वो भी जनता से मिलते हैं, लेकिन क्या इस तरीके का इसको कह सकते हैं एनार्की मचा करके रोड पे तो ये लोग चलते नहीं हैं। ममता बनर्जी से ये चूक हुई तो उसके लिए भी जिम्मेदारी इन्हीं भाई साहब की है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि ममता बनर्जी इलीगल तरीके से अपने पैर को बाहर निकाल के, दरवाज़ा को खोल करके, दरवाजे के अंदर हाथ डाल करके खुद को बोनट के, बिल्कुल आप देखिए वो सारा काम तो खुद ही कर रही है, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप इतनी सारी गलतियां करेंगे और उसके बाद जब एक्शन होता है तब आप कहती हैं कि नहीं उसको फिर से रीइंस्टेट कर दो। दरअसल ये अधिकारी ममता का चहेता है, वो सिर्फ सिक्योरिटी का ही जानकार नहीं है। ममता बनर्जी के कहाँ कहाँ रैलियां होंगी वो तो बहुत जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये बहुत सारे भेद भी जानता है ममता बनर्जी का, इसलिए उसके साथ ममता बनर्जी खड़ी नजर आ रही है। दोनों बातें, दोनों दलीलें एक साथ नहीं चल सकती कि एक तरफ आप ये कहें कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमें कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, हमारे ऊपर जानलेवा हमला था, एक तरफ आप ये दलील दे रही हैं। तो जिसकी चूक थी उस पर एक्शन होता है तो आप उसके बचाव में भी खड़ी हो जाती हैं। तो ये झूठ कब तक चलेगा ये आगे देखिए। जी, तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, इसलिए वो अपने चहेतों को अपने आसपास रखना चाहती है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। नंदीग्राम को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी और अब टीएमसी ने उन पर पलटवार किया है। टीएमसी ने नंदीग्राम के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम नंदीग्राम और हल्दिया की मतदाता सूची में 2 जगह पर है। उनके नाम नंदीग्राम की मतदाता सूची से काटा जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामले शुरू किए जाएं।
टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के नंदीग्राम के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी को दिए पत्र में यह आरोप लगाया गया है। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे नंदीग्राम में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है। देखिए, ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। ममता बनर्जी ने कुछ जानकारी छुपाई, शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। जब उन्होंने कंप्लेन कराया था तो मीडिया में नैरेटिव चलाया गया, ये तो चुनाव से हार गया, ये डर गया, इसलिए इस तरह की बातें उठा रहा है। ये सही तरीके की राजनीति नहीं है। बहुत सारे लुटेन पत्रकार को मैं देख रहा था कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर के शुभेंदु अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन में पहुंच जाते हैं, ये साफ पता चल रहा है कि वो हारने वाले हैं। अब ममता बनर्जी पहुंच गई है, उनकी पार्टी पहुंच गई है, तो अब यही दलील क्या ममता बनर्जी पे लागू होगी? ये उन लोगों को 9 बजे जो प्रोग्राम करते हैं जो लोग, उनको बताना चाहिए। अब सवाल ये है कि 2 जगह अगर नाम है भी तो क्या होगा? एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो जिस शख्स के कहने के ऊपर टीएमसी ये कंप्लेन करवा रही है, उनको पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के में चुनाव लड़ रहे थे नई दिल्ली से शीला दीक्षित के खिलाफ, तो उस वक्त भी उनके कि एक नहीं 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम थे। एक तो हिसार में था जहां उसका वो रहने वाला है, दूसरा जहां टेम्पररी वो रह रहा था वैशाली के पास, जो आनंद विहार के पास अपने घर में, वहां पे भी उसका नाम वोटर लिस्ट में था, और उसने नया अपना नामांकन करवा लिया था नई दिल्ली से। तो ये 3 जगह से उसने नाम लिखवा लिया था। लेकिन ऐसे केस में होता ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही उनके बाकी सारे जगह में जहाँ जहाँ वोटर लिस्ट में नाम होते हैं वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह की लड़ाई नंदीग्राम में है, तो कोई भी पार्टी कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती है, और ये लड़ाई इसी तरह से आगे चलती रहेगी। जी, तो जाहिर है नंदीग्राम बंगाल चुनावों की हॉट सीट है, तो गर्मा गर्मी तो बनी ही रहनी चाहिए। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर की। ममता बनर्जी ने गोपी वल्लभपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मैं राज्य के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देना चाह रही हूं, लेकिन मोदी सरकार नहीं देने दे रही। मैंने इससे पहले भी पत्र लिखा था और पैसे देकर वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन वैक्सीन नहीं दी गई। डॉक्टर साहब, ममता की बेबसी को देखकर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने उनके हाथ पैर बांध दिए। देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल उसी स्टाइल में कैंपेन कर रही है जिस स्टाइल में अरविंद केजरीवाल करते हैं, जिसमें झूठ ज़्यादा सच कम होता है। ममता बनर्जी ने लगातार ये कहा कि भाई उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। दूसरा, वो अपने आप को हिंदू बता रही हैं। तीसरा, अब आज कोरोना को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ कह दिया कि हम तो सबको फ्री देना चाहते हैं, मोदी नहीं दे रहा है, मोदी अगर आ जाएगा तो वो नहीं देगा। उन्होंने ये कहा वो कहा, 50 तरह की चीज़ें। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फिलहाल 52 लाख कोरोना वैक्सीन बंगाल की सरकार को दिया गया, और ये 30 लाख भी अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मतलब ये कि जितना वैक्सीन पहुंच रहा है उतना लगाने में भी ये पूरा महकमा जो बंगाल का है वो असक्षम है। मतलब ये कि ममता बनर्जी के आरोप में एक तो झूठ है ही, दूसरी बात वो अपनी कमियों को भी छिपा रही है। ममता बनर्जी ने अगर कोरोना को लेकर के एक अच्छा मैनेजमेंट किया होता तो आज बंगाल के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती कि उनको हर रैली में जाकर के चंडी पाठ नहीं करना पड़ता, उनको ये जो तमाशा जो वो कर रही हैं वो तमाशा नहीं करना पड़ता, ये घायल होने का, टांग दिखाने का ये काम उनको नहीं करना पड़ता। चूँकि बंगाल इस देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ कोरोना को लेकर के बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट हुआ है, उस वजह से ममता बनर्जी को इस चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की बंगाल में पोल आए दिन खुलती रहती है, कभी कोरोना वैक्सीन के जरिए, कभी चोट के जरिए, तो कभी विकास मिश्रा के जरिए। इस वजह से जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया उसे बंगाल की जनता एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के लिए जो किया है वो किसी ने नहीं कहा। कौन कहता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया? उन्होंने वो किया है जो कोई भी नहीं कर पाया। उन्होंने बंगाल की जनता को इतना समझदार बना दिया है कि वो आजमाए हुए को दोबारा से नहीं आजमाना चाहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।